सोहम 2 साल का था जब मेरा डाइवोर्स फाइल हुआ था। एक जगह पे पहुंच गए थे कि जहाँ पे एक पॉइंट आ गया था कि अब 150 लड़कियां है, एवरीथिंग इज सेटल डाउन एंड अच्छा बिजनेस चल रहा है और अच्छा एजुकेशन सोहम को आगे मिलेगा। और उसी टाइम पे कोविड आया और सब कुछ खत्म हो गया, बट पूरा बिजनेस अनसर्टेनिटी लेवल पे चला गया था और सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया था। शुरू में जब हमने स्टार्ट किया तो आप जैसे बता सैलेड के ऑर्डर्स नहीं आए थे हमें इतने जितने आने चाहिए थे। शार्क टैंक में जाने का ख्याल कैसे आया? ये नहीं होता कि आप इक्विटी दे देते हैं उनको, कुछ शेयर दे देते हैं तो फिर उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है कि आपको 5 लोग अलग अलग जगह से तीर छोड़ रहे हैं। कुछ कंपनीज क्या करते हैं, शायद उनका जो फाइनेंसेस है वो शायद गलत बताते हैं और फिर जब रियल में बाद में पता चलता है शार्क टैंक के बाहर, तब उनको डील नहीं। तो शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था कोई हमें बोलते थे कि ये तो ककड़ी टमाटर वाला सैलेड देते हैं और वही मैजिक सैलेड लेके हम गए थे शार्क टैंक में, जो पीयूष को काफी पसंद आया था मैजिक सैलेड। तो मैं कभी कॉम्पिटिटर के मेन्यू में मेरा मैजिक सैलेड लिखा हुआ देखते तो मुझे हंसी आती है। तो गुजरातीओं के पूछे कि सैलेड એટલે કાકડી ટમેટા કચુંબર। वहां से निकल के सैलेड ऑर्डर करना और एक बाउल घर पे आ रहा है और सब बैठ के शेयर करके खा रहे हैं मैजिक सैलेड को, तो वो एक रिवॉल्यूशन हो गया हमारे लिए। पहले आप कितने सैलेड के बोल्स बेचते थे थ्रू आउट द डे, आफ्टर शार्क टैंक कितने बेचते हैं? WSC बातें में मैं प्रीति ठक्कर आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम जिन लोगों से मिलने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन से पहले मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहूंगी। एक बार मैं एक रेस्टोरेंट में गई थी। आई वॉज वेटिंग फॉर माई फूड, मैंने ऑर्डर कर दिया था और मेरे बाद 10-15 लोग आए, उनका खाना फटाफट से सर्व हो गया और मैं वेट करती रह गई। थोड़ा सा गुस्सा आया, मुझे लगा मुझे यहाँ पर खाना नहीं खाना है, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। और जैसे ही मैं खड़े होने लगी, वेटर आया और उसने बोला कि आपका खाना जो है चीफ शेफ वो बना रहे हैं, तो आपके खाना आने में थोड़ा देर लगेगी। इन लोगों का खाना हमारे इंटर्न्स ने बनाया है, तो ये फटाफट से आ गया। एंड एज आई वॉज वेटिंग तो मेरे लिए 5 कोर्स मील आ गया, साथ में होटल का ओनर भी आ गया एंड ही वॉज गुड ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन और मेरे लिए मतलब वो यादगार मेमोरेबल डे हो गया। और तब मुझे जाकर के रियलाइज हुआ कि अच्छी चीजों को आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, पर जब आती है तो बड़ी शानदार यादें दे करके जाती है। तो ऐसी ही बढ़िया सी कहानी के साथ आज हम रूबरू हो रहे हैं सिंपली सैलेड के ओनर और फाउंडर क्रिएटर सोहम बेटा है और पायल मदर। आप लोग मदर और सन के इस ड्यूओ को काफी अच्छे से जानते भी हैं। दे आर वेरी पॉपुलर ऑन शार्क टैंक आल्सो और आप लोगों ने उनकी जर्नी को देखा है, सुना है, पर कहीं कुछ अनकही सी बातें, कहीं कुछ अनकही सी कहानियां हैं जो आज हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। हेलो पायल जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक। हाय सोहम, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो WSC बातें हमारा एक बढ़िया सा फोरम है जहां पर वी आर डूइंग दिस सीरीज ऑफ इवेंट्स और वहां पर हम ज्यादातर हमारी WSC की फीमेल्स को ये बताना चाहते हैं कि जो भी जर्नी होती है उसकी जो इंस्पिरेशन होती है, जो अननोन बातें, कुछ अनकही सी बातें होती है, वो काफी लोगों को इंस्पायर कर जाती है। तो वही कुछ आज आपसे जानेंगे। श्योर। आप दोनों को साथ में देखते ही मुझे वो ख्याल आता है कि इट इज वेरी एज, एक जनरेशन का एक अलग, पूरे जनरेशन का 2 थॉट प्रोसेस यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना? तो कहानी की शुरुआत अगर करते हैं तो आई थिंक बीइंग अ सिंगल पेरेंट, हाउ वाज द बिगिनिंग एंड हाउ वाज द टफ टाइम्स यू हैंडल्ड और ये फील्ड में आप कैसे आई, वो थोड़ा सा हमें बताएं। तो सोहम 2 साल का था जब मेरा डाइवोर्स फाइल हुआ था और तब से लेकर मैं और सोहम ही थे पूरी जर्नी में। सो बोलते हैं ना कि वो मैं उसका सहारा और वो मेरा सहारा, ऐसा था और कोई तीसरा था नहीं। मेरे पेरेंट्स थे एंड दैट्स इट। सो काफी अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी थी क्योंकि सिंगल मदर थी, इसको बड़ा करना था, इसको एक अच्छा एजुकेशन देना था, अच्छी जगह पे इसको देखना चाहती थी। तो एक डर भी था मन में कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर वो बोलते हैं ना कि हिम्मत कभी नहीं हारी। सो पहले स्कूल अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा बिजनेस चल रहा था। कोविड से पहले मेरे पास 150 लड़कियां थी। 150 लड़कियां मतलब पेइंग गेस्ट का बिजनेस चल रहा था। वाह, तो वो तो बिल्कुल अलग है कुकिंग से। ऐसे देखने जाए तो वो कुकिंग रिलेटेड ही है क्योंकि हम विद फूड देते थे, तो पहले से ही मैं किचन के साथ जुड़ी हुई थी।
मुझे खुद खाना बनाने का, खाना खिलाने का शौक था, और मुझे कुछ कुछ क्रिएटिव बनाने का पहले से ही शौक था कि कुछ कोई बना रहा है तो उसको उसके जैसा नहीं, उसमें से कुछ अलग, जैसे कुछ हम होटल में देख के आए तो हम घर पे ट्राई करते अपना हैं, टच कुछ लेकिन डाल कुछ के। अपना टच डाल के कुछ डिफरेंट करते थे। तो उसी तरह से ये रेसिपीज सारी डेवलप हुई। और जो जर्नी में बताऊं सोहम की और मेरी, तो काफी अप्स एंड डाउन्स थे। मतलब एक एक जगह पे पहुंच गए थे कि जहाँ पे एक पॉइंट आ गया था कि अब 150 लड़कियां है, एवरीथिंग इज सेटल डाउन एंड अच्छा बिजनेस चल रहा है और अच्छा एजुकेशन सोहम को आगे मिलेगा। और उसी टाइम पे कोविड आया और सब कुछ खत्म हो गया। 3 महीने तक वेट किया कि कुछ अच्छा होगा, कुछ कोविड जाएगा तो लड़कियां वापस आएगी, बट पूरा बिजनेस अनसर्टेनिटी लेवल पे चला गया था और सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया था। और हमारा जो घर था वहां पे शिफ्ट हो गए थे गुता एरिया में। तब सोचा कि अब कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारा खर्चा नहीं निकलेगा। पीजी का तो 16 लड़कियां थी फार्मा से जिनका काम चालू था कोविड की वजह से, इसलिए वो लोग हमारे साथ रह रहे थे, वो रोलिंग चल रहा था वहां पे, पर हमारा घर का खर्चा कैसे चले। सो उसके लिए हमने सोचा कि घर से कुछ स्टार्ट करते हैं जिससे हमारा खर्चा भी निकले, सोर्स ऑफ इनकम भी हो और थोड़ा टाइम भी जाए, क्योंकि उस टाइम पे और कुछ करने का था भी नहीं। तो फूड में हमने सोचा कि घर बैठे बैठे हम फूड का कर सकते हैं। तो मुझे तब ऐसा था कि फूड में बाकी सब तो वो सब्जी रोटी सब दे ही रहे थे, और उस टाइम पे हेल्दी फूड की एक लहर भी चली थी, क्योंकि कोविड में बचना है तो हेल्दी फूड खाना है, इम्यूनिटी बूस्ट करना है। सो वी थॉट कि सैलेड का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बट सैलेड पायल जी इन इट सेल्फ मैं अगर पूछूं आपको, तो थोड़ा सा बहुत रिवॉल्यूशनरी थॉट नहीं था कि लोगों को एकदम से रेगुलर रोटी दाल चावल सब्जी के इतने सारे होम शेफ्स उभर के आए कोविड के टाइम पे, उस टाइप ने आपने एक रिवॉल्यूशनरी थॉट जो आया आपको उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब उसके लिए क्या मोटिवेशन था? सो एग्जीक्यूट करना तो बहुत डिफिकल्ट था। और उस टाइम पे अहमदाबाद के रिस्ट्रिक्टिव मार्केट में 3-4 प्लेयर्स थे जो सैलेड ऑलरेडी दे रहे थे, लेकिन क्या वो सैलेड हेल्दी था? उसमें मेयो था, उसमें अनहेल्दी चीजें थी। तो वहां पे मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये अगर मैं सैलेड खा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज कुछ हेल्दी खाया, बट एंड ऑफ द डे मुझे अंदर से पता है कि मैंने उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट भी खाया जो हेल्दी नहीं है। तो मुझे ऐसा कुछ सर्व करना था कि जिसमें पूरा मेरा जो प्लेट है वो हेल्दी हो। और वो उसी हिसाब से हुआ, क्योंकि मैं खुद मेरी वेट लॉस जर्नी में थी। सो मेरे जितने भी अभी सैलेड मेन्यू में है वो मेरे ऊपर ही ट्राइड एंड टेस्टेड हुए हैं, क्योंकि मुझे सैलेड खाना खिलाना बहुत डिफिकल्ट था। So you're very choosy about food. हाँ, सो वी थिंक कि नहीं, हम कुछ ऐसा। और शुरू में जब हमने स्टार्ट किया तो आप जैसे बता रहे हो वैसे सैलेड के ऑर्डर्स नहीं आए थे हमें इतने जितने आने चाहिए थे, और उस टाइम पे ऐसा था कि जो चला उसको हमें चलाना है। सो हमने हेल्दी खिचड़ी इंट्रोड्यूस किया, हेल्दी ढोकला इंट्रोड्यूस किया, पोहा उपमा, वो सब काफी चला हमारा। न्यूट्री सब्जी रोटी वो सब मतलब ऑन डिमांड था। बट एक बार कोविड शांत हो गया, दूसरा बिजनेस भी चलने लगा, तब मुझे जो करना था रो इंग्रेडिएंट के साथ जो मुझे खेलना था, वही मैंने फिर उसको वापस से लिया कि नहीं, मुझे खाली सैलेड के अंदर ही आगे जाना है और खाली सैलेड ही सर्व करना है। सो हम आपके लिए भी ये मम्मा की जर्नी, मतलब ट्रायल्स एंड एरर्स आपके ऊपर भी काफी हुए होंगे। तो वो कैसा फीलिंग था, वो मम्मा ने जब बोला कि मुझे ऐसे सैलेड का करना है, व्हाट वाज योर रिएक्शन टू इट? सो मम्मा मेरे लिए जो भी बनाती थी वो सब हेल्दी रहता था, क्योंकि मैं एक फूडी हूँ, और जो फूडी होते हैं ना उनको बहुत अनहेल्दी खाने का मन होता है। तो सब मम्मा को एक ही चिंता होती है कि बच्चे बाहर का खा रहे हैं तो उनकी तबीयत ना बिगड़े। तो मम्मा ने मेरे लिए जो बाहर की चीजें थी वैसी चीजें घर पे बनाई, बट इन हेल्दी वे। जैसे पास्ता है तो मम्मा ने उसका व्हीट का पास्ता इन हंकर्ड इंस्टेड ऑफ मेयो, वैसे ही जो अपना पिज्जा होता है वही मम्मा ने भाकरी का पिज्जा बनाया। ऐसी काफी सारे क्रिएशंस। तो मुझे पता था कि मम्मा के पास वो स्किल सेट है कि कोई भी आप उनको चीज दो उनको हेल्दी बना देंगे। उंधियू में से उंधियू टिक्की बनाई, मुठिया में से मुठिया नगेट्स बनाए, लीलवा की कचौरी से लीलवा हमस बनाया। तो जब ये सब मैंने देखा कि उनके पास वो स्किल सेट है, तो उनको बस एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत थी, और वो मेरे पे ट्रायल एंड एरर होता ही है। और बच्चों के लिए मम्मी जो भी बनाती है वो चीजें अच्छी होती है। और मैं जो फीडबैक दे रहा था मम्मा एकदम फ्लेक्सिबल थी कि इसमें ये चीज ऐसा है, तो मम्मा उस पे वर्क करते थे। You were a food critic and उनका करेक्शन ठीक ठीक होता गया। Yes, क्योंकि शायद कोई बाहर से आएगा
वो आपके साथ रिलेशन में है तो आपको बोलेगा नहीं कि आपका फूड अच्छा है या बुरा, वो शायद अच्छा ही बोलेगा। डेफिनेटली। और आई थिंक शायद जनरेशन का भी डिमांड अलग रहता है। अगर आपके मामा की मेरी एज के लोग खाएंगे तो उनको कुछ अलग चीज चाहिए, आपके जनरेशन को कुछ अलग चीज चाहिए। आई थिंक दैट हंकर्ड एंड हमस, लिलवा हमस, एंड दोज आर अमेजिंग थॉट्स यू नो इन इटसेल्फ। ये जर्नी तो मतलब इतनी बढ़िया सी रही और आपने ये किया, पर फिर एकदम शार्क टैंक में जाने का ख्याल कैसे आया? तो तब थर्ड लेयर चल रहा था कोविड का और हम दोनों अलग अलग रूम में थे और सोहम का मुझे फोन आया कि ऐसे कोई फॉर्म है और मुझे भरना है। जो हर मदर बोलती है वही मैंने बोला कि अगर पैसे भरने के हैं तो मत भरना। और वैसे ही उसने फॉर्म फिलअप किया और जब मुंबई जाने की बारी आई तब मैंने उसको बोला कि अब मुझे दिखा कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि तब तक मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा था शार्क टैंक का। और उसके बाद मैंने पूरा वीक खाली शार्क टैंक ही देखा जब भी मैं फ्री होती थी तब, सीजन 1 जो आया था वो। और उसमें भी एक मदर सन आए थे, उसमें भी काफी फूड वाले आए थे। उनसे मैंने सीखा कि वो कहाँ पे मिस आउट कर रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। काफी लोग आ रहे थे तो मतलब बिजनेस की उनकी थोड़ी नॉलेज कम थी, तो वो सब चीजें देखी, उस हिसाब से हमने थोड़ा प्रिपेयर किया अपने आप को और फिर हम वहां पे गए। और हमने हमारा जो प्रोडक्ट था उसको हमने टोटली ऑर्गेनिक दिखाया। हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा था कुछ भी नहीं जाने से पहले। हाँ, थोड़ा सा नर्वस हुए थे क्योंकि उतने बड़े आप सेट पे जब जाते हो तो डेफिनेटली नर्वस होते हो। यू डोंट नो वो क्वेश्चंस किस तरह कैसे से आने वाले आएंगे हैं। आप लोगों की, और ऑथेंटिसिटी पे जब क्वेश्चन आएगा तो आप मतलब कैसे रिप्लाई करोगे, वो सारी चीजें दिमाग में रहती। मैं अभी भी तब स्कूल मेरी खत्म हुई थी, मैं फर्स्ट ईयर में आया ही था और मम्मा पूरा रेसिपी देखते थे। तो वो जो फाइनेंस का बैकग्राउंड था वो मेरे लिए देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपने अगर शार्क टैंक में देखा होगा कि आपके फाइनेंसिस पक्के होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज काफी बिजनेस को डील नहीं मिलती क्योंकि बस वो फाइनेंसिस में शायद फंबल हो जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा मतलब आता है क्वेश्चन कि फाइनेंस हो गया ऑन स्क्रीन, हाँ, पर फिर उन लोगों को बजट रिलीज नहीं होता है। तो आई थिंक वहां पर कुछ और कहानियां होती है। यस, सो मैम उसमें कैसा है कि कुछ कंपनीज क्या करते हैं, शायद उनका जो फाइनेंसेस है वो शायद गलत बताते हैं और फिर जब रियल में बाद में पता चलता है शार्क टैंक के बाहर, तब उनको डील नहीं मिलती है। या कुछ शार्क्स इतने कनिंग और स्मार्ट है कि वो लोग कहीं ना कहीं से पकड़ लेते हैं। अगर आप कितना भी करके करोगे तो उनके कैलकुलेशंस बिठा ही रहे होते हैं और आप हमें 15 मिनट्स के लिए देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि हम सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आए होंगे, पर नहीं, हम वहां पे 2 आवर्स का शूट करते हैं। तो वो 2 आवर्स के शूट के अंदर वो लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं पेन एंड पेपर में। उनके पास ना कैलकुलेटर होता है ना फोन होता है, वो पूरी चीज पेपर में कैलकुलेट करते हैं और फिर हमें कंटिन्यूअसली पूछते हैं। जब एक शार्क सवाल पूछ रहा होता है ना, तो दूसरा शार्क कंटिन्यूअसली कैलकुलेट करके दूसरों को बताता है। तो ये प्रोसेस पूरा वैसा है। तो हमें जो टीवी पे दिखता है ना वो पूरा अलग है, अलग इन द सेंस स्क्रिप्टेड नहीं है, पर वो जो स्पीड जो है कट करने की, उस रीजन इतना ही है कि लोगों को इतना मतलब स्लो प्रोसेस दिखा नहीं सकते। पर उसमें आपको जब आप लाइव खड़े हो तब आपके लिए बहुत नर्वस और बहुत डिफिकल्ट मोमेंट होता है, क्योंकि आपको 5 लोग अलग अलग जगह से तीर छोड़ रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। एक क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, एक दूसरा बंदा किसी और चीज के लिए तैयार है, और वो कोऑर्डिनेशन का भी और सब एक साथ पूछते हैं, तो आपको रिस्पेक्टफुली एक को बोलना पड़ता है हाँ पूछो और एक को मना करना पड़ता है। उसका रीजन ये है कि आप एक सवाल एक टाइम में बता सकते हो और आपको सामने वाले को बुरा भी नहीं लगने देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता नहीं कि 5 में से कौन आपको डील दे देगा। और ये जब मतलब शार्क टैंक में आप गए तो उसके आगे का क्या प्रोसेस रहा? और कैसे मतलब आप लोग फाइनल स्टेज पर आने से पहले भी तो कुछ प्रोसीजर्स होंगे ना, वो क्या रहा? उनका एक ऐप है सोनी लिव करके, जहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति, शार्क टैंक, ऐसे सब एपिसोड जो हमारी फेवरेट सीरियल्स है वो हम देखते हैं। तो अभी अप्रैल मई में उसका फॉर्म आएगा सीजन 4 के लिए, जिसमें आपको फॉर्म भरना है। वो फॉर्म आप भरो, उसके बाद वो फॉर्म अराउंड 1 लाख लोग भरते हैं, उसमें से ओनली 5000 आर सिलेक्टेड फॉर द सेकेंड राउंड। अब सेकेंड राउंड के अंदर आपको एक वीडियो बना के भेजना है। वो जो वीडियो है उसमें आपको एक पिच डेक देना होता है। वो पिच डेक के अंदर प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, विजन, ये 3 चीजें होनी चाहिए। प्रॉब्लम यानी आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूशन यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विस खुद, और विजन यानी आप इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हो। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हुए तो 5000 में से सिर्फ 1000 लोग सिलेक्ट होते हैं राउंड 3 के लिए, जिसमें आपको बॉम्बे जाना होता है। वहाँ पे बॉम्बे में उनके क्रिएटिव्स जो होते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स, वो लोग आपसे सवाल करते हैं और वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड होता है। वो 2 घंटे से ज्यादा चलता है वो क्वेश्चन आंसर,
क्योंकि उसमें आपको पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, इमोशनल, मतलब कहीं ना कहीं से दे वांट टू फाइंड आउट कि कुछ एवरीथिंग इज ऑथेंटिक, जेन्युइन है। यस, वो शायद अगर आप उसमें सिलेक्ट हुए तो लास्ट 200 लोग जाते हैं फाइनल शूट राउंड के लिए, जो होता है अक्टूबर और नवंबर में, क्योंकि शो आता है जनवरी में, तो वो लोग पहले से शूट करके रखते हैं और शार्क्स के शेड्यूल के हिसाब से उनका शूटिंग होता है। और अगर आप शूट के लिए सिलेक्टेड हो तो उसमें आपको 4 दिन का प्रोसेस होता है। पहले दिन आपको जाना है, आपको पूरा सेट दिखाते हैं। दूसरे दिन आपको वहां पे अपना जो स्क्रिप्ट इन द सेंस जो आपकी पिच है, जो 3 मिनट की आपने वीडियो बनाई है, उसको एनहेंस करना है। वो आपके सामने खड़े होंगे उनके क्रिएटिव, और आपको बोलते रहना है, तो आपको बताएंगे आप क्या कैसे सही बोल सकते हो, कि आपको उससे समराइज करना हो, कोई चीज लंबी ना हो जाए, कोई चीज ऐसी ना हो जो टीवी पे बताने लायक ना हो। थर्ड डे पे आपका फाइनेंशियल मॉक होता है, उसके अंदर उनके फाइनेंशियल सीएफएस होते हैं जो आपको फाइनेंसेस लेके बैठते हैं आपके, और वापस आपको एक बार पूछते हैं, क्योंकि हाई चांसेस है कि आप अपना वैल्यूएशन शायद बदलना चाहो। आप टैंक में जाने से पहले अपना वैल्यूएशन बदल सकते हो, बस आपको जो भी वैल्यूएशन बदल रहे हो वो क्यों बदल रहा है लास्ट मिनट, क्योंकि आपको ऐसा शायद अंदर से हो कि अगर इनका सीएफए है वही मुझे इतने सवाल पूछ रहा है, तो शार्क्स तो मेरे को और कितने पूछ। और फोर्थ डे पे फाइनल आपका शूटिंग होता है। उसी दिन बहुत सारे लोगों का भी शूटिंग होता है, 6-7 लोग होते हैं, तो आपका सुबह मेकअप, डिजाइन, कॉस्ट्यूम सब हो जाए, उसके बाद आपको शूट के लिए जाना है। इसके शार्क टैंक के अंदर मैं बताना चाहूंगा, एक ही चीज स्क्रिप्टेड है, वो है जो आप वॉक करते हो ना, वो आपका पहले हो जाता है, क्योंकि अंदर कोई बैठा नहीं होता है। रीजन इतना ही है कि जब आप रियल में वॉक करते हो ना, तब आपकी बहुत नर्वसनेस ज्यादा होती है, तो हाँ, तो वो लोग वो दिखाना नहीं चाहते। पर हमने हमारा दोनों टाइम वॉक कॉन्फिडेंट रखा था, क्योंकि हमें पता था कि हम अंदर जा रहे, उसी माइंडसेट से जा रहे कि अंदर शार्क्स है। और जब हम एक दिन पहले पूरा सेट देखने गए थे, तब हमारे लिए एकदम वो ड्रीमी था कि हम यहाँ तक पहुंच पाए। और वो सेट्स में तब लाइट्स बहुत कम थी, तो हमने जब वो पूरा सेट देखा, तो मैं और मम्मा देख रहे थे कि यहाँ लोग पिच करते हैं, यहाँ शार्क्स बैठेंगे। एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन आ जाता है, चीजें अगर देखी हुई हो तो वाकई में वो भी। वैसे शार्क बहुत ज्यादा मतलब आपको इतने तोड़ मरोड़ के चीजें पूछते हैं, ब्लंट होते हैं काफी चीजों में, तो वो चीजें कितना नर्वस कर देती है। सो अगर आप अपना ऑर्गेनिक वे में दिखाते हैं, जो भी है ओरिजिनल आपका प्रोडक्ट, अगर आप उसको ही दिखाते हैं, तो दे आर ऑल्सो गुड, दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ ये जेन्युइन है, तो उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं है तो वो फिर आगे पीछे कहीं से भी आपको पकड़ेंगे। सो अगर आप जेन्युइन बन के वहां पे जा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि हाँ हमने इतना प्रॉफिट, अभी आप एक कंपनी थी जिसने उसका पूरा लॉस दिखा दिया। सो ऐसे जेन्युइन लोग जहाँ पे जाते हैं ना, दे ऑल्सो अप्रिशिएट दैट थिंग कि हाँ इन्होंने स्ट्रगल किया है, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी दिख जाती है उनको। मैंने मतलब एज अ फूड पर्सन आई वुड जस्ट, मेरी क्यूरियोसिटी है तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये नहीं होता कि आप इक्विटी दे देते हैं उनको, कुछ शेयर दे देते हैं, तो फिर उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपको कहीं कहीं जगह पर ये भी होता होगा कि यू कैन नॉट वॉक आउट ऑफ द प्रोटोकॉल्स, या आपने जो कुछ कमिट किया है आपको कुछ और ट्राई करना है तो आप फिर नहीं कर सकते, ऐसे कुछ होता है क्या? मतलब जब आप जो आप वहां पे डिसाइड करते हो शार्क टैंक पे, वो शायद आपका फाइनल डिसीजन ना हो। उसके बाद एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आपने जो भी टीवी पे बोला है, कि आपने बोला कि आपका 5 लाख पर मंथ हो रहा है या 10 लाख पर मंथ, तो वो लोग ऑडिट करते हैं कि रियल में बैंक अकाउंट में उतने पैसे आए हैं कि नहीं, ऐसे टीवी पे बोल दिया है। तो उनका एक ड्यू डिलिजेंस टीम होती है, थर्ड पार्टी होते हैं, वो लोग ने हमारा ड्यू डिलिजेंस किया, पता चला उनको पूरा एक्यूरेट था, हमने जो भी टीवी पे बोला सब हुआ ही है। और वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आपका ये वैल्यूएशन है, उसके ऊपर आपको डील मिलेगा। हमारा 3 CR का वैल्यूएशन बन रहा था, पर सरप्राइजिंगली उन्हें हमें 7 CR के वैल्यूएशन पे डील दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारा जेन्युइन बिजनेस है, हम वहां पे अंडर वैल्यूड गए थे, पर उन्हें हमारी रियल वैल्यू की परख थी। आज हमने विनीता के इन्वेस्टमेंट लिया है, और उनका इंटरफेरेंस बहुत नहीं है, पर वो सिर्फ इतना कहते हैं कि आप कोई भी डिसीजन बड़ा ले रहे हो तो उससे पहले प्लीज डू टेक एडवाइस, बिकॉज आप पहली बात तो आप एडवाइस डेफिनेटली लोगे, पर आपको रिस्पेक्ट कर रहे मनी देके, तो आप सामने उनको रिस्पेक्ट करो कि आप उनकी एडवाइस लो, कि अगर उनका कुछ ऐसा ओपिनियन है कि आप इसको शायद ना करो, तो मे बी दे माइट नो बेटर कि उन्होंने ऐसा कुछ मॉडल पहले किया है, उनके लिए शायद काम ना कराओ। फिर आपको जो ठीक लगे, वो मेजोरिटी स्टेक जिसके पास होता है उनका डिसीजन, पर यू शुड ऑलवेज कंसीडर रिस्पेक्ट देम। और उन्होंने
जो आपको सपोर्ट किया है, तो आपको भी सामने उनको उतना करना चाहिए। वो शायद कुछ ब्रांड्स भूल जाते हैं जब वो टीवी पे आ जाते हैं उसके बाद, पर वो एक आपको ह्यूमिलिटी रखना बहुत जरूरी है। वाकई में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दे हैव ट्रस्टेड यू, सो यू नीड टू ट्रस्ट एंड मूव अहेड। एक मेंटर की तरह वो लोग कितना और सपोर्ट उनका रहता है? पैसे तो बाद में आते हैं, लेकिन वो लोग मेंटरशिप स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है, वैसे ही वो लोग गाइड करना शुरू कर देते हैं। कभी भी हम बोलते हैं कि मिलना है, तो उस तरह से वो फ्लेक्सिबल होते हैं। उनके जो टाइम होते हैं उनके हिसाब से हम मिलने भी जा सकते हैं। और प्लस कुछ भी ऐसा जहाँ पे उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा ऐड होना चाहिए, या तो कुछ मार्केटिंग में कुछ ऐड करना है, तो वो तुरंत अपना मैसेज या कुछ भी टीम की तरफ से वो लोग पहुंचा गाइड करते, पहुंचा देते हैं हमें। तो उस तरह से मेंटरशिप वो तुरंत ही चालू कर देते हैं। वाह, सो दैट इज आल्सो वेरी गुड गाइडेंस ना। एक उनका सक्सेस स्टोरीज से आपको अच्छा हो, और आप दे आर वेरी अप्रोचेबल। आप उनसे अच्छे आप अगर मिलना चाहते हो तो आप उनको मैसेज कर सकते हो, उनकी टीम को या उनको पर्सनली भी, और वो आपको टाइम देंगे। तब आपको उनको मिलना है। अगर वो अहमदाबाद आ रहे जब की भी आपकी सिटी है, तो आपको वहां पे भी मिलेंगे। बट हाँ, ये है कि उनका टाइम आपको शायद कम मिलेगा, पर आप उस टाइम में से कितना ऑप्टिमाइज करते हो वो आपके ऊपर है। हाँ, यू शुड हैव दोज नीश पॉइंट्स रेडी कि आप वो सारी चीजों का एक अच्छे से निचोड़ ले पाए। फिर आपके ऊपर है, और हम गुजराती है तो हम शायद वो उसमें हमारे मास्टर ही है। वाकई में। अब थोड़ी सी प्रोफेशन की बात करते हैं। तो टीम मैनेजमेंट आपका, तो आपने बोला अभी भी आपका पीजी का बिजनेस तो ऑन ही है, साथ ही साथ में अब तो आफ्टर शार्क टैंक बिजनेस कितना बड़ा है, और कैसे आप टीम मैनेज करते हैं? जब स्टार्ट किया था तब टीम में मैं, सोहम और एक और लड़का था। हम 3 जने थे, और अभी 25 जने की टीम है। तो पहले एक जने का घर चल रहा था, अब 25 लोगों का घर चल रहा है, ऐसा है। और दूसरा ये है कि अभी जो मेरे पीजी में जो पुराने वर्कर्स थे, उनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, और पीजी में काफी जो उनके ही फैमिली में से थे वो लोग ज्वाइन हुए। और जो लोग काफी सालों से काम कर रहे थे मेरे साथ, वो अभी पैसे तो यहाँ पे अच्छे अर्न कर रहे हैं पीजी से, पर उसके साथ साथ जैसे वो वर्कशॉप में हमारे साथ बेंगलोर आते हैं, कहीं पे कोई शूट होता है तो वो हमारे साथ होते हैं। तो एक रिस्पेक्ट, एक वो मिल रहा है जो उनको शायद कहीं पे भी काम करने से नहीं मिल रहा होगा। और काफी ब्रांड हमने देखे कि जहाँ पे वो लोग टीम को दिखाते नहीं है, टीम को नहीं मिलाते। हम लोग यहाँ पे, हाँ, सो हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम दिखाए कि टीम कैसे काम कर रही है। मंडे मॉर्निंग है तो हम उसको एक दिखाएंगे कि टीम कैसे काम कर रही है आज मंडे मॉर्निंग में। सो वी रिस्पेक्ट दैट थिंग, वी अप्रिशिएट कि आप हमारे लिए काम कर रहे हो, और हमें वहां पे खुशी मिलती है कि पैसे तो उनको मिल रहे हैं, लेकिन ये जो सब रिस्पेक्ट मिल रही है ना, वो देख के हमें प्राउड फीलिंग होता है। घर का होमली एक एनवायरनमेंट हो जाता है उनको। हमारे साथ मम्मा का जो पीजी बिजनेस है तब से है, तो आज उनका, तब आप मानोगे नहीं मैम कि उनका सैलरी तब जितना था आज वो डबल हो गया, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस में उन्होंने हमारी हेल्प की, हमारा सपोर्ट किया, और आज वो एक्स्ट्रा अर्न कर रहे क्योंकि उनको लेवल अप करने को मौका मिला। हाँ, वाकई में दैट इज आल्सो समथिंग। मतलब एक टीम बिल्डिंग भी हमेशा जरूरी है, लोगों को कंसिस्टेंट रखना भी, कि आपने आज ट्रेन Yes. किया, वही बंदा कल जाकर के अगर बदलते गए लोग, तो हाँ। वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फूड इंडस्ट्री में काफी रहता है टीम को Yes. लेकर टीम काफी को रहता है। लेकर के। तो आई थिंक आप लोग उनको आगे कर रहे हैं, तो एक उनको भी एक इम्पोर्टेंस अपना फील होता है, सो दे आर कंसिस्टेंट विथ यू, इतने सालों से है। अभी हमारा जैसे सिंधु भवन है, तो वो मेरा जो 15 साल पुराना बंदा है वो संभाल रहा है, यहाँ पे एक काका संभाल रहे हैं। तो अभी ऐसा हो गया है कि सिंधु भवन तो वो उसका है, और ये शिवरंजनी वाला तो काका का है। सो उन लोग को ऐसा लगता है ये हमारा है, और हम उसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं कि नहीं ये आपका है, आप इसको ग्रो करो। तो उसमें उनको मजा आता है। कभी कभी वर्कर कम होते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आज वहां पे बंद कर दे भाई, यहाँ पे तू देख ले। नहीं, वो बोलेगा कि मैं अकेला मैनेज कर लूंगा, लेकिन मेरे ये कस्टमर आने वाले इस टाइम पे। और मैंने भी कभी कभी देखा है सिंधु भवन में, वो लोग उनका चेहरा नहीं देखते ना, तब तक वो ऑर्डर नहीं करते हैं। वो बोलते हैं आप अंदर से बुला दो ना, मैं बता दूंगा मैं क्या मतलब खाता हूँ। टेस्ट का, Trust है। ट्रस्ट हाँ। का वो उनको रहता है हाँ। शायद। वाकई में इट्स वंडरफुल टू नो दिस आल्सो। साथ ही साथ में ये जो सारे आपके सैलेड्स हैं, थोड़ी सी उसके बारे में बात करें। आपके कुछ सैलेड्स तो मतलब दे आर रियली मैजिकल। तो ये रेसिपीज पे आपने कैसे वर्क करती हैं, और आप इसके इंग्रेडिएंट्स प्रोक्योर करने में क्या ध्यान रखते हैं, वो सारी चीजें अगर ऑडियंस को पता चले। जब हमने शुरू किया था तब हमने जो भी इंग्रेडिएंट यूज किया वो सिंपल इंग्रेडिएंट है, जो इंडिया में ग्रो हुए हैं और इंडिया के वेदर से बने हुए हैं, वही इंग्रेडिएंट से हम हमारे सैलेड को बनाते हैं।
तो शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो कोई कोई हमें बोलते थे कि ये तो ककड़ी टमाटर वाला सलाद देते हैं, तो तब हमें ऐसा लगता था कि नहीं ठीक है, वो ककड़ी टमाटर वाला सलाद ही आज मैजिक कर रहा है। और वही मैजिक सलाद लेके हम गए थे शार्क टैंक में, जो पीयूष को काफी पसंद आया था मैजिक सैलेड। और वही ममरा जो हमारे गुजरातियों की शान है। हाँ वाकई में। हाँ, और वो कभी हम सीरियल और ये सब देखते हैं मूवीज वगैरह, तो वहां पे थेपला ढोकड़ा और गाठिया का वो मतलब दिखाते हैं कि गुजराती लोग यही खाते हैं, लेकिन किसी डायरेक्टर ने आज तक ममरा को तो वो ही नहीं किया हाईलाइट ही है। नहीं किया है। वाकई में हर घर में हर घर में, ममरा तो हर हाँ, घर में होता वो है। आपके डाइनिंग टेबल पे मिलता है आपको। हाँ सो वही चीज मतलब वहां पे काफी पसंद आई शार्क्स को, और आज वो हमारा प्रोडक्ट बन गया है। लोग आउट ऑफ अहमदाबाद से भी उसको मंगाते हैं। सो मेनली क्या है कि अगर हम कोई भी जस्ट आपने बोला शुरू में कि दाल चावल सब्जी रोटी, सो दाल चावल सब्जी रोटी जो बंदा खा रहा है उसको मुझे सैलेड की लाइफस्टाइल पे लाना है और उसको मुझे लंबे टाइम के लिए ले जाना है, तो सबसे पहली तो चीज कि मुझे उसको कुछ ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें उसको पता है कि ये मेरी प्लेट में क्या है। अगर मैं कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट दे दूंगी कि जिसका उसको नाम ही नहीं पता है तो पहले तो वो डरेगा उसको खाने से। वाकई में। सो बहुत सिंपल एक बैलेंस मील हमने रखा है। जैसे कि आज का मेन्यू था वर्मिसेली जो होती है अपनी, वो वर्मिसेली का कर्ड के साथ एक कर्ड राइस जैसा था, उसके साथ जो हमारे देसी चने आते हैं उसका ग्रेवी था, और उसके साथ एक सैलेड का पोर्शन था। सो उनको ऐसा लग रहा है कि वो कर्ड राइस के साथ चने खा रहे हैं। सो वो एक वेस्टर्न कल्चर का जो डिश है उसको हमने मैक्सिमम ट्राई किया है कि हम उसको एक इंडियन टच दें, देशी एक स्टेपल टेस्ट आ जाए उसमें। हाँ। वो और क्या होता था कि एक जना एक दिन ऑर्डर कर रहा है, हम लोग पहले सिंगल ऑर्डर भी लेते थे, तो एक दिन ऑर्डर कर रहा है फिर दूसरे दिन वो नहीं कर रहा है, तो वो हमें मैनेज करने में तो मुश्किल हो ही रहा था, प्लस वहां पे वो कमिट नहीं हो रहा था। वहां पे सामने जो कस्टमर खा रहे थे वो कमिट नहीं हो रहे थे कि मैं आज खा रहा तो मुझे कल खाना है। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल आया तो वो लोग कमिटेड हो गए कि नहीं, मैंने वीकली लिया है, मुझे अब वीकली खाना ही है। दैट इज बिकॉज ऑफ मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जो एक फूड ग्रुप भी चलाती है, तो उसने मुझे बोला था कि पायल तो ऐसे सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल चला तो उसकी वजह से काफी इजी हो जाएगा। आई थिंक मेनी पीपल आर इनटू, उनको हेल्दी खाना है पर लोगों के पास वक्त नहीं है, या उनके पास उतने ज्यादा मतलब बनाने का स्किल नहीं है, काफी प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को। तो आई थिंक यू गिवन दैट अमेजिंग सॉल्यूशन। और आप ऑफिस में बैठे हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, स्कूल में हो, और आपको या तो आप हाउस वाइफ हो और आप फैमिली के लिए बना रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे हेल्दी खाना है, तो आपको एक रेडीमेड बाउल ही घर पे आ जाता है और वो एक हेल्दी वे में बना हुआ है जिसके अंदर कुछ भी अनहेल्दी चीज नहीं है, तो डेफिनेटली वो लोग प्रीफर करेंगे उसको। इज इट नॉट चैलेंजिंग? आप बोल रहे हैं कि चीज मेयोनीज से आप थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो वो थोड़ा सा लोगों को खिलाने में चैलेंजिंग नहीं हो जाता है? यंगस्टर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, पर फिर हमने भी ऐसी ऐसी रेसिपी ढूंढ निकाली कि यहाँ पे यंगस्टर भी आते हैं ऑर्डर करने के लिए। जैसे चीज चटनी सैंडविच होती है, तो सोहम बाहर जाता है तो वो चीज चटनी सैंडविच का उसको बहुत वो है, तो मैंने उसको मेरे मेन्यू में डाला पनीर चटनी सैंडविच। सो वहां पे उनको प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहा है, और उसके साथ साथ वो लोग एक अनहेल्दी को हेल्दी वे में खा रहे हैं। कंपटीशन का क्या हाल है? पहले तो उतने सारे मतलब व्हेन वी यूज्ड टू गो थ्रू द मेन्यूज, तो काफी सैलेड वगैरह नहीं मिलते थे उतने ज्यादा, पर आजकल काफी चीजें मार्केट में है। तो आप कंपटीशन के बारे में उसको आप कैसे डील करती हैं? व्हाई पीपल शुड कम टू सिंपली सैलेड ओनली? सो जब मैंने स्टार्ट किया था तब आई थिंक 3-2 थे आउटलेट सैलेड के, और वी स्टार्टेड, और उसके बाद जब हमारा शार्क टैंक में एपिसोड आया उसके बाद काफी सारे खुल गए थे। सो बेसिकली मैं सौराष्ट्र से हूँ, तो हम लोग मोनोपोली में बहुत मानते हैं, मतलब हम जो करते हैं ना वो दूसरा नहीं कर सकता है। वो कुछ भी कर ले, वो 50 बार वो चीज देखेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन वो खुद नहीं कर पाएगा। सो वो एक हाथ का टेस्ट, और दूसरा एक मैं बताऊंगी कि पूरी हमारी टीम है यहाँ पे जो वर्क करती है। कोई कटिंग कर रहा है, कोई चटनी बना रहा है, कोई मैं कुछ गाइड कर रही हूँ। सो ये एक टीम वर्क है। सो इसमें से एक जना कुछ नहीं कर रहा है, तो एक रेसिपी नहीं है कि जो बाहर आ रही है और उसको हम कॉपी कर सकते हैं। और बाकी तो कंपटीशन रहेगा ही, उससे अगर डरेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर के आगे जीत है वाली बात हाँ। है। एंड मैम जो मार्केट शेयर है हमारा, जो ऑडियंस हमने उसको टारगेट किया है, अभी जो दूसरे आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हैवी प्राइस तरफ जा रहे हैं, तो नीश के लिए टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका मार्केट शेयर उसके कारण बहुत कम हो जाता है।
अगर वो हमारे साथ कॉम्पीट करने की कोशिश करते तो हमारा वो एक नेम और फेम के कारण वो इतना शायद नहीं कर पाते। जैसे आज हम अहमदाबाद में ही बात करें तो अगर हमें मन होता है कि हमें खमण खाना है तो हम दास खमण ही जाते हैं, या हमें स्वीट्स लेने तो हम ग्वालिया ही जाते हैं, क्योंकि हमने एसोसिएट कर दिया हमारे माइंड में कि हमें कुछ चीज़ें ये ब्रांड से ही लेनी है, जिसके कारण हम उनका मार्केट शेयर आज इंक्रीज हो गया। हाँ, वैसे सिंपली सैलेड का भी अपना एक अलग जोन है और अलग मार्केट। और हमारी काफी रेसिपीज यूनिक है, जैसे हमारा मैजिक सैलेड है, स्प्राउट भेल सैलेड है, वो काफी अलग तरीके से बनाया हुआ है। जो मतलब मैं मेरी वेट लॉस जर्नी में थी और मैंने जो डिजाइन किया था उसके हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। तो मैं कभी कॉम्पिटिटर के मेन्यू में मेरा मैजिक सैलेड लिखा हुआ देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है, पर इट्स ओके, कोई बात नहीं। कॉम्पिटिशन इंडिया है तो कॉम्पिटिशन एंड कॉपी तो होना ही है, बट उसमें भी सीखने का है। अगर वो लोग नहीं होंगे तो हम थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे। सो उनका भी होना बहुत जरूरी है। वाकई में एक नया मतलब कुछ नया ट्राई करना है, नया कुछ उनसे कुछ अलग करना है। और वो कॉम्पिटिटर का अगर बिजनेस चल रहा है, इसका मतलब वो किसी ना किसी को तो हायर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो वहां पे जो वर्कर काम कर रहे हैं ना, शायद वो भी मेरी वजह से ही उनको सैलरी मिल रही है। मैं उस वे में देखती हूँ। एंड ऑफ द डे पीपल आर ईटिंग हेल्दी। यस, लाइफस्टाइल थोड़ी हेल्थ की और लोग अवेयर हो रहे हैं, वो भी एक पॉजिटिव साइड हम वाकई हमारा मार्केट बड़ा हो रहा है। आपने बोला कि आपकी टीम में अलग अलग लोग अलग अलग चीजों में माहिर है और सबका कॉम्बो है, राइट? तो कई बार ये नहीं होता कि ये चीजें मतलब लीक करने की भी प्रॉब्लम, एक डर रहता है, और कई बार कोई नहीं है तो वो आपकी रेसिपी में से वो चीज मिसिंग हो जाए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है? नहीं, मोस्टली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सारी रेसिपी मैंने ही बनाई हुई है। तो मुझे कभी भी ये नहीं होता है कि अगर कोई नहीं है तो मैं किचन में नहीं जाऊंगी, वो नहीं है। और हमारी टीम में से ऐसा है कि सब कर सकते हैं, लेकिन एक वो होता है ना कि ये कटिंग कर रहे हैं तो वो कटिंग ही कर रहे हैं, वो काका कुछ किचन में कर रहे तो वही कर रहे हैं, लेकिन जब काका नहीं होते तो कोई किचन में भी आ जाता है। सो इट्स अ टीम वर्क। एवरीबॉडी इज इनटू मल्टीटास्किंग। हाँ, देखा है मल्टीटास्किंग। कि वो जो ड्रेसिंग बनता है आज भी शी मेक्स, बिकॉज ऑफ ट्रेड सीक्रेट, एंड सेकंड कि मम्मा को अपना वो एक टच देना है कस्टमर्स को, कि आज वो जब ओपन करते तो आज वही पुराना जो उन्होंने 2 साल पहले खाया होगा वही टेस्ट वाला ड्रेसिंग उनको आज भी मिल रहा है। तो वो कंसिस्टेंसी। आई थिंक आई एग्री विथ यू हियर। काठियावाड़ का खाना आपने जब अभी बोला कि सौराष्ट्र साइड का है, तो एक स्पेशल टच रहता है आज भी। हाउ मच एवर आई ट्राई टू मेक द रेसिपी माय मॉम यूज्ड टू मेक, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कितने भी वही ढंग के मसाले वही स्टेप में डालूं, फिर भी वो मम्मा वाला टेस्ट कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। मुझे लगता है सौराष्ट्र के लोगों को है ना खाना खाने का और खाना खिलाने का बहुत शौक होता है। फ्यूचर गोल्स आपके क्या है? और कुछ क्लासेस की भी आप बात कर रहे थे, तो उसके रिलेटेड भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सो जैसे हमने देखा कि इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल शायद प्रॉफिटेबल है पर सक्सेस नहीं है, क्योंकि आप फ्रेंचाइजी से आज मंगाओगे, आप अपने पैसे दे दोगे, उससे सामने वाले का अर्निंग हो रहा है, पर उससे सक्सेस मॉडल नहीं हो रहा है। जो टेस्ट और मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। सब आउटलेट पे अलग अलग टेस्ट आते हैं। आज भी हम 3 चीज जगह से मंगाते तो तीनों जगह से तो इसीलिए हम फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं करना चाहते अभी के लिए, और हमें फ्यूचर में भी अभी के लिए हम उसमें पॉजिटिव नहीं है। पर हाँ, हम हमारे खुद के अहमदाबाद में स्टोर तीसरा ओपन कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम मुंबई भी टारगेट करेंगे। पर एक लिमिटेशन आएगी जब उससे ज्यादा हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं जो संभाल रहे हैं। पर हाँ, हमारा जो वर्कशॉप है उसको हम लोगों तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि वो हमारी वर्कशॉप से सैलेड सीखेंगे तो आज कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठ के, कोई दुबई में बैठ के, या कोई इंडिया के भी कोई पार्ट से हमारे सैलेड सीख पाएगा। इससे क्या होगा कि वो एटलीस्ट हेल्दी खाएंगे, और वो जब हेल्दी खाएंगे तो बोलेंगे कि ये सैलेड मैंने शेफ पायल से सीखा है, जो 10 सिंपली सैलेड के फाउंडर है। तो उस कारण हमारा वर्टिकल इंक्रीज होगा, अर्निंग तो होगा ही होगा, और साथ साथ हम उतने लोगों तक पहुंच पाएंगे जहां तक हमारा सैलेड नहीं पहुंचा। तो हमने सोचा ये एक अच्छा रास्ता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें इसमें नई सीखनी पड़ती है, पर हमारे लिए एंड ऑफ द गोल ये है कि इंडिया को हेल्दी बनाना है। अभी अहमदाबाद तो हेल्दी हो ही चुका है, पर इंडिया को हेल्दी बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है, क्योंकि हम ऐसी सिटीज है जैसे कि जयपुर है, मुंबई है, सॉरी नॉट मुंबई पर दिल्ली है, जहाँ पे आप देखोगे कि लोग आज भी सुबह फिक्स है कि स्वीट्स या अनहेल्दी या ऑयली चीजें खाना प्रेफर करें, पर वो एक्सेप्टेंस लाना बहुत जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि हम एटलीस्ट वहाँ पहुँच पाए जहाँ हमारा स्टोर नहीं होगा, पर हमारा वर्चुअल कुछ
फॉर्मेट होगा। पहले आप कितने सैलेड के बोल्स बेचते थे थ्रू आउट द डे एंड आफ्टर शार्क टैंक कितने बेचते हैं? हमने जब शुरू किया था तब हम 4 to 5 दिन के सैलेड के बाउल्स हमारे जाते थे। बिफोर शार्क टैंक हमारा टोटल मतलब 30-35 हमारा सब्सक्रिप्शन था, और उसके बाद जो भी हमारा 15-20 स्विगी जोमेटोस मतलब अराउंड 50 तक हम पहुंचते थे, और उसमें हमें ऐसा लगता था हमने बहुत कुछ कर लिया। और अभी हम 250-300 दिन के सैलेड बाउल्स करते हैं। वाह, दैट्स अमेजिंग नंबर। वाह, 300 लोगों को आप मतलब हेल्दी खाने की ओर प्रेरित कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात अहमदाबाद जैसे रिस्ट्रिक्टेड मार्केट में जहाँ पे फाफड़ा जलेबी का बोलबाला है। बोलबाला है। और यहाँ पर गुजरात में एक ये चीज ये भी है कि लोग घर पर अभी भी बनाते हैं। हाँ। तो बाहर से उनको यकीन होना चाहिए कि चीजें हेल्दी मिलेंगी, जेन्युइन है, तो ही ऑर्डर करने वाले। तो आपने ये ब्रांड को काफी मतलब आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छे से तराशा है। સો ગુજરાતીઓનું કેવું છે કે સેલેડ એટલે કાકડી ટમેટા કચુંબર। सो हाँ। वहां से निकल के सैलेड ऑर्डर करना और एक बाउल घर पे आ रहा है और सब बैठ के शेयर करके खा रहे हैं मैजिक सैलेड को, सो वो एक रिवॉल्यूशन हो गया हमारे लिए। वाकई में अमेजिंग जर्नी। लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्राइट सिंपली सैलेड वेंचर इन द थैंक यू फ्यूचर। सो मच। और मैं चाहूंगी कि आपके 300 वाले 3000 हो जाए, आपका अरे बढ़िया सा एक आउटलेट फैक्ट्री हो, क्लाउड किचन हो, और हम भी हेल्दी खाना खाएं और औरों को भी खिलाएं। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू मैम, वी आल्सो एंजॉय। बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है मदर सन की, and I'm really today feeling proud to have been on same dais with you. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू मैम।